Hi all. Good afternoon, good evening. How are you all keeping? I hope you all are good. Good evening. Are you all good? How are you all keeping? Okay, I'm hoping that you all are good. We're going to start with our class now. आज हम बार्स को डिस्कस करने वाले हैं. Actually, the entire CPC I think एक तरफ रह जाती है, and first 25 sections of CPC एक तरफ रह जाते हैं. They are so heavy, ठीक है, and lengthy and technical. ठीक है. So what are we going to do today? We are going to try to cover बार्स वाला टॉपिक कंप्लीटली, बिकॉज सब जुडिस जुडिकाटा रेस जुडिकाटा एंड बार्स 12 वाले, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है. हम जानते हैं सब जुडिस और रेस जुडिकाटा में से तो हजारों क्वेश्चंस बनते हैं, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी. सो आई एम गोइंग टू cater with all of that today. ठीक है, just be with me. ठीक है, I am going to make you write all the important case laws, all the important points, everything that can be asked in your preliminary exam. ठीक है, थैंक यू. स्टार्ट. ओके, बस ओपन द बैरक फर्स्ट. हमने कल देखे थे बार्स. जस्ट सेकंड, इज द पेन. हाँ जी, तो कल बात हो रही थी बार्स की. ये टेबल बना लेना जो मैं भी बोर्ड पे बनाने लगी हूँ. एक है एक्सप्रेस बार्स, एक है इम्प्लाइड बार्स. ठीक है, एक्सप्रेस में आगे फर्दर बाइफिकेशन कर दी. बार्स टू सूट जनरली एंड बार्स टू सेम सूट. ठीक है, बार्स टू सेम सूट हम जानते हैं 10, 11, 12 सेक्शन. एंड बार्स टू सूट जनरली में हम सीपीसी के अंडर वाले बार्स एंड अदर लॉज के अंडर वाले बार्स कंसिडर कर लेते हैं. सीपीसी के अंडर वाले बार्स में हम सेक्शन 4 का बार की जनरली स्पेशल नॉन डेरोगेंट वाला, 5 का बार रेवेन्यू कोर्ट्स वाला, 7 का बार, 8 का बार, ऑर्डर 50, ऑर्डर 51 का बार, इन चारों का विद रिगार्ड टू स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स, ये वाले बार्स कंसिडर कर लेते हैं. इसमें हम एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू यस्टरडे 145 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसने मना करा मेरे ऊपर सीपीसी नहीं लगानी, एटसेट्रा. और इम्प्लाइड बार्स में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कहीं लिखी नहीं हुई है, बट बार्ड बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, पब्लिक पॉलिसी एटसेट्रा. देखो आप, ये चार्ट है व्हेन इट कम्स टू बार्स. आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल. बार्स टू सूट जनरली एंड बार्स टू सेम सूट. सूट जनरली में सीपीसी का बार है, बाकी लॉज के बार्स हैं. और सेम सूट में हम जानते हैं 10, 11, 12 आता है. जनरल बार्स देखिए ना, जनरल बार्स जो है वो सीपीसी में भी है, बाकी लॉज में भी है, वो ये रहे. और सेम सूट के बार्स सिर्फ सीपीसी में है, सेक्शन 10, 11, 12 में. ऐसा. इज इट क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं, क्योंकि आज मैंने बार्स पे ही लेक्चर लेना है सारा. प्लीज कंफर्म एवरीवन. ओके ओके ग्रेट. ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए सेक्शन नंबर 10 पे. सेक्शन नंबर 9 तक हमने कल देख लिया था.
नॉर्म में हमने कोड भी करा था, ठीक है, जिससे हमने याद करने की कोशिश करी थी एग्जैक्टली व्हाट ऑल आर सूट्स ऑफ सिविल नेचर एंड व्हाट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। एक बार के लिए सेक्शन 10 पे आ जाते हैं, सेक्शन 10 के एसेंशियल्स देखते हैं फटाफट, एंड साथ के साथ उसके केस लॉस दिखते जाएंगे जो जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप एक चीज समझो पहले तो, जब आप नाम पढ़ते हो सेक्शन 10 का, ये आपके प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा, जब नाम पढ़ते हैं सेक्शन 10 का तो नाम है 10 का स्टे ऑफ सूट। स्टे ऑफ सूट, कहीं पे नाम रेस्ट सबजुडिस यूज है, कहीं ये वर्ड जो सबजुडिस है, रेस्ट सबजुडिस, ये कहीं यूज नहीं है, तो वर्ड क्या यूज है, स्टे ऑफ सूट। ठीक है, स्टे ऑफ सूट की बात हुई है, रेस्ट सबजुडिस यूज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम कह सकते हैं स्टे ऑफ सूट पे पूरा एक जीनस था, ठीक है, जिसके बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, उसमें से एक हिस्सा है रेस सबजुडिस। आई हैव जीरो क्लू आप लोगों ने ऐसा कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इसको इस एंगल से पढ़ के देखना, इट विल रियली हेल्प यू। स्टे ऑफ सूट है वो बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका जो है वो है रेस सबजुडिस। रेस सबजुडिस का मतलब अगर एक कोर्ट में सूट ऑलरेडी चल रहा है तो दोबारा किसी और कोर्ट में वो सूट मतलब दोबारा फाइल नहीं किया जाएगा। फाइल तो करा जा सकता है, इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा, ये बात है, ठीक है। तो आप देखिए और इसमें क्या क्या आता है, सपोजिवली सेक्शन 151 सीपीसी, कोर्ट की इनहेरेंट पावर है टू स्टे द सूट, तो क्या ये भी इसमें कवर हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी। और क्या क्या कवर हो जाएगा इसके एम्बिट में, वी हैव सेक्शन नंबर, और अच्छा ऑर्डर 30 रूल 2, ऑर्डर 30 रूल 2, ऑर्डर 32 रूल 10, ऑर्डर 33 रूल 3। तो बेसिकली स्टे ऑफ सूट 5 जगह पे करा जा सकता है हमारी सीपीसी में, जो मेजर 5 जगह है वो यही है। ऑर्डर 30 रूल 2, जब एक पार्टनर ने, पार्टनरशिप वाला 30 था ना, जब एक पार्टनर ने फर्निश नहीं करी डिटेल्स जो मांगी गई थी, वो डिटेल्स एक पार्टनर जब फर्निश नहीं करता है, ठीक है, तो वो माना जाता है, उस पर स्टे लगा दिया जाता है ऑर्डर 30 रूल 2 का, ठीक है, वो सूट स्टे लगा दी जाती है। ऑर्डर 32 रूल 10, जब सपोजिबली एक नेक्स्ट फ्रेंड wants to retire या wants to just wave off being a next friend और guardian, तो जब तक नया नेक्स्ट फ्रेंड या गार्डियन अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक स्टे लग जाता है 32 रूल 10। 33 रूल 3 विद रिगार्ड्स टू इंटरप्लीडर, नहीं 33 35 आई थिंक, और 35 रूल 3 होना चाहिए था, जस्ट अ सेकंड, यस इट्स 35 रूल 3, इट वाज विद रिगार्ड्स टू इंटरप्लीडर, इट इज 35 रूल 3। इंटरप्लीडर केसेस में भी जब एक सूट कहीं और कोर्ट में चल रहा है और दूसरे कोर्ट में मैं आपको कह रही हूं सर मुझसे पैसे पकड़ लो, ठीक है, तो आपके सूट पे स्टे लगा दिया जाएगा, चाहे सब रेस्ट सबजुडिस नहीं है, बट फिर भी स्टे लगाया जाता है। और सेक्शन 10 जो है जनरली वो स्टे ऑफ सूट की ही बात करता है, तो स्टे ऑफ सूट में हम जानिए इतना सब कुछ आ जाता है, ठीक है। और हम बेसिकली सिर्फ इस पे स्टिक रहते हैं क्योंकि हमने आप बचपन से यही सुना कि सबजुडिस जो है वो स्टे की बात करता है, उसका मतलब ही सेक्शन 10 का मतलब ही ये है, पर इसका सेक्शन 10 का मतलब सिर्फ ये नहीं है, सेक्शन 10 का मतलब और भी बहुत कुछ है जो हमने देख लिया है। यहां तक क्लियर है, प्लीज कंफर्म सो दैट आई कैन मूव अहेड। आई डू नॉट हैव एनीबॉडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी कि मैं पूछ पाऊं, तो आपको ऑनलाइन बच्चों को थोड़ा सा एक्टिव रह के मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। ओके okay. तो एसेंशियल्स क्या क्या है, सबसे पहले तो भाई 2 सूट्स होने चाहिए, 2 सूट्स, ये आपको एसेंशियल्स ही याद रखने हैं, 2 सूट्स, एक प्रीवियस और एक सब्सिक्वेंट। दूसरा मैटर इन इशू जो है, मैटर इन इशू जो है इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम, जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली या सब्सटैंशियली सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, पेंडिंग इन कोर्ट सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कोर्ट में सेम पार्टीज नहीं होनी चाहिए या उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव क्या होना चाहिए। फोर्थ, पेंडिंग इन कोर्ट, जो मैटर है वो पेंडिंग इन कोर्ट होना चाहिए, और कौन सी कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए, चाहे उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट, ये भी प्री का क्वेश्चन है, चाहे एनी अदर कोर्ट, चाहे एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया,
बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ इंडिया और चाहे सुप्रीम कोर्ट, अगर वो मैटर कहीं पे भी पेंडिंग है ऑलरेडी तो हम उसको दोबारा कोर्ट में नहीं लाएंगे. दिस इज फर्स्ट एसेंशियल, सेकंड एसेंशियल, थर्ड एसेंशियल एंड दिस इज फोर्थ एसेंशियल. फिफ्थ एसेंशियल इज कोर्ट मस्ट हैव जुरिसडिक्शन, मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए. एंड sixth is same title, the parties must be suing under same title. देख लो, ठीक है. तो this is all when it comes to the essentials of any basic of section 10. ठीक है, these are the essentials. आप इन लोग इसको ध्यान में रखेंगे. I'll give you the landmark judgments now. ठीक है, प्री में essentials में से क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा. तो अगर आपको पूछ लिया जाए सब जुडिस का लैटिन मतलब क्या है, तो सब जुडिस का लैटिन मतलब है अंडर जजमेंट. ऑब्जेक्ट ऑफ सब जुडिस कौन से केस में डिस्कस किया गया था? ऑब्जेक्ट क्या है रेस सब जुडिस का? ऑब्जेक्ट व्हाट डिस्कस इन द केस ऑफ, प्लीज राइट डाउन, इट इज इंडियन बैंक वर्सेस इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड. मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड. दिस इज 1998 सुप्रीम कोर्ट. तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट हम जानते ही हैं, दो पैरेलल लिटिगेशंस अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस अवॉइड करने के लिए, ये सारे रीजंस के कारण हम लोग लेकर आए थे द कॉन्सेप्ट ऑफ सब जुडिस. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस लॉ लिख लीजिए आप कि अगर सेक्शन 10 ना हो पिक्चर में तो भी क्या जज एक सूट स्टे कर पाएगा? सोचो सेक्शन 10 नहीं है पिक्चर में तो हाँ कर पाएगा. अभी तो पढ़ा सेक्शन 151 सीपीसी इनहेरेंट पावर के तहत जाके वो फिर भी स्टे लगा पाएंगे अगर सेक्शन 10 पिक्चर में ना भी होता तो भी. ठीक है, और हम जानते हैं या ये तो मैंने आपको बता दिया है. लेट मी सी इंपॉर्टेंट केस लॉ. यस, प्लीज ये केस लॉ लिखना. 3-4 केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके. नेक्स्ट वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट of mental health and neuroscience वर्सेस सी परमेश्वरा 2005. सुप्रीम कोर्ट. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वर्सेस सी परमेश्वरा 2005 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बात करी गई थी ऑब्जेक्ट की ही बात करी गई थी और साथ में एक और बात करी गई थी. आई टेल यू. तो ऑब्जेक्ट की बात थी एंड दूसरी बात जो इस केस में करी गई थी was with regards to हाँ जी, इसमें दिया गया था ऑब्जेक्ट और साथ में दिया गया था टेस्ट कि रेस सब जुडिस लगता है कि नहीं. ये पता करने के लिए टेस्ट है कि अगर डिक्री आ गई तो क्या इस अगली डिक्री पे रेस जुडिकाटा लगेगा, मतलब कोर्ट वन का डिसीजन, will that decision operate as res judicata to court 2 का decision? This is the determining factor. This is the test to see if res sub judice will apply. This test was discussed in this case of National Institute of Mental Health and Neurosciences versus C Parmeshwara 2005. अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्या सेक्शन 10 डिस्क्रिशनरी है कि मैंडेटरी है, आपका आंसर होना चाहिए प्री में मैंडेटरी. प्री में आते हैं ऐसे क्वेश्चन. ठीक है, सेक्शन 10 जो है वो मैंडेटरी नेचर है.
नेक्स्ट बात आ जाती है, क्या अगर सोचो मैंने आपके यहां पे भी सूट फाइल कर दिया, किसी और कोर्ट में मैंने सूट फाइल कर दिया, तो क्या कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स हो जाएगा? इसके लिए केस लॉ लिखिए कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स के ऊपर। वी हैव द केस ऑफ रामजी गुप्ता, रामजी गुप्ता वर्सेस गोपी कृष्ण अग्रवाल। वर्सेस गोपी कृष्ण अग्रवाल। दिस इज 2013 सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने बोला है हाँ जी कंसोलिडेशन हो सकती है, सेक्शन 151 सीपीसी में जाके कोर्ट कैन यूज इट्स इनहेरेंट पावर एंड कैन कंसोलिडेट, बट देयर मस्ट बी अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। तभी कंसोलिडेशन होगी व्हेन देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ऑल्सो अगर उनको लगता है कोर्ट को कि कंसोलिडेशन ना हुई, ठीक है, तो देयर कैन बी फेलियर ऑफ जस्टिस, या कोर्ट को ऐसे लगता है कि अगर ना हुई तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट फालतू की पड़ रही है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट्स कैन डिसाइड दे वांट टू कंसोलिडेट द टू सूट्स। और कौन से हम जानते हैं स्टे लग जाता है दूसरे दो कोर्ट्स में, जैसे पहले केस में, पहले कोर्ट में मैंने केस फाइल करा, या फिर उसी कोर्ट में मैंने दोबारा केस फाइल कर दिया, तो स्टे लग जाता है। कौन सा कोर्ट ये एप्लीकेशन एंटरटेन करता है कि स्टे कौन लगाता है? तो इसके लिए हमारे पास केस था, वी हैव जीसी केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल, जीसी केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल वर्सेस ओपी केयर प्राइवेट लिमिटेड। वी हैव ओपी केयर प्राइवेट लिमिटेड 2004 सुप्रीम कोर्ट। जो बात करता है कि जो सब्सीक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट होता है उसी को रोका जाता है, सब्सीक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड। और आपको प्री में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इफ अ डिक्री इज पास्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10, डिक्री इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10, ऐसा आएगा, इज द डिक्री a nullity? The answer is no, not a nullity. ये आया हुआ है कहीं पे, मैंने देखा था, आप इसको बस लिख देना, नॉट अ नलिटी इसका आंसर। नलिटी नहीं है इसलिए उसको डिसरिगार्ड नहीं करा जा सकता व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन। और ये जो सारी कंडीशंस थी रेस सब्जुडिस की, ये हमने इंडियन इंडियन बैंक वाला केस करा था, उसमें कंडीशंस पूरी सूट की सारी डिस्कस की गई थी इंडियन बैंक वाले केस में, कंडीशंस टू फुलफिल अंडर सेक्शन 10। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेप्शंस। सब्जुडिस के एक्सेप्शंस कौन से केस में दिए गए थे? इंडियन बैंक वाले केस में एक्सेप्शंस भी दिए गए थे, वो भी लिख लो, इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र कोऑपरेटिव फेडरेशन वाला 1998। इसकी एक्सेप्शन पहली थी जो सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन है विद रिगार्ड्स टू फॉरेन कोर्ट, वो इसकी पहली एक्सेप्शन है। दूसरा, अगर कोई इंटरिम ऑर्डर है, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर एक टेम्परेरी ऑर्डर होता है, ठीक है, वो फाइनली मैटर को डिसाइड नहीं करता, हम जानते हैं सारे, तो इट इज बेसिकली पास टू इंश्योर द जस्टिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रायल, एग्जाम्पल अटैचमेंट एक्सेट्रा, तो वो भी दिस ऑल्सो वर्क्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन नंबर 10। That's all about section number 10. We move on to section number 11 now. आई होप आप बेयर रीडिंग तो खुद ही कर लेंगे, मैंने आपको एसेंशियल जितने भी हैं सारे बता के दे दिए हैं। आई हैव डन द बाइफिकेशन फॉर यू।
I just want you guys to read the bare acts by yourself and ask me in case the doubts persist. अभी तक पूछो, सेक्शन 10 में कोई डाउट है? जल्दी बताओ. It is with regards to interlocutory orders, Rajay. ओके 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 ओके. कनिका, अच्छा मेरे को लगा आपने लिखा नहीं. कनिका, आई मेंट ऑन इंटरलॉक्यूटर्स. सोचो, मैंने कोर्ट 1 में केस फाइल करा, देन आई फाइल्ड अनदर केस इन कोर्ट 2, राइट? हम जानते हैं कोर्ट 2 ट्रायल नहीं चला सकती, बट क्या कोर्ट 2 इंटरलॉक्यूटरी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है? यस, चाहे मेरा केस कोर्ट 1 में चल रहा है. दिस इज व्हाट आई मेंट. ओके, इज इट क्लियर कनिका? प्लीज कंफर्म. Yes, Ankush, Latin meaning of sub judice is under judgment. Under judgment. अगर आप सबको क्लियर है तो मैं सेक्शन 11 पे चली जाऊं. Everyone, please confirm. यहां तक is it clear? Okay. Okay. आ जाओ सेक्शन नंबर 11 पे. और सेक्शन 10 को आप लिख लो बेयर एक्ट पे, that you are going to read it with section 186, section 186, 210, 186, 210 and 402 CRPC. 186, 210, 402 CRPC. When you read your bare act, CRPC as well, kindly link both of them. You'll be able to understand. सेक्शन 11 पे आ जाइए. आपको एक टर्म याद रखनी है. एक टर्म है प्ली ऑफ प्रांग न्याय. प्ली ऑफ प्रांग न्याय. बेसिकली पहले प्ली ऑफ प्रांग न्याय कहते थे रेस जुडिकाटा को. और पहला जुडिशियल प्रेसिडेंट जो सेट है रेस जुडिकाटा के लिए, दैट इज डचेस ऑफ किंगस्टन केस. 1776 का केस है, डचेस ऑफ किंगस्टन केस. It can also be called as plea of प्राग्ञय और plea of former judgment. Plea of former judgment भी कहा जा सकता है, इसे plea of प्राग्ञय भी कहा जा सकता है. 3 लैटिन मैक्सिम्स जिनके ऊपर सारा हमारा बेस है, वो 3 आपको डेफिनेटली याद रखनी पड़ेंगी. आप पेपर में देके समझ आएंगे. एक तो है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी. नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो una et adam causa. Pro una at Adam causa. दिस इज बेस्ड ऑन, ये भी प्री में आया हुआ है कि ये मैगजीन किस पे बेस्ड है. दिस मैगजीन इज बेस्ड ऑन प्राइवेट इंटरेस्ट. यार कोई भी इंसान, नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस. वेक्स का मतलब होता है सूड. ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन. कॉज हमें दिख गया, हमें वेक्स दिख गया, हमें इससे समझ आ गया कि यार अच्छा वेक्स नहीं करना, एक कॉज पे दोबारा वेक्स नहीं करना. नो पर्सन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन, वरना डबल जेपार्डी का प्रिंसिपल लग जाएगा. आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये आपकी पहली मैगजीम है जो प्राइवेट इंटरेस्ट पे बेस्ड है. सेकंड मैगजीम जो आपकी है, इट इज इंटरेस्ट रिपब्लिक उत्सित फिनिस लिथियम. इंटरेस्ट रिपब्लिक उत्सित फिनिस लिथियम. This is based on public policy, which states it is in the interest of state. Republic means state.
that there must be finish करना है किसको, litigation को, तो आपको देखते समझ आ जाएगा they are talking about interest republic ut sit finis lithium. And third maxim जो है, it is res judicata, it is res judicata pro veritate occupitor. Means that you should accept the judgment of the court as final and correct. एक कोर्ट के जजमेंट को फाइनल एंड करेक्ट समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी. तो प्री में अगर क्वेश्चन आ जाता है पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है कि प्राइवेट इंटरेस्ट पे बेस्ड है, प्राइवेट इंटरेस्ट पे सिर्फ पहली मैक्सिम बेस्ड है और बाकी दोनों मैक्सिम पब्लिक इंटरेस्ट पे बेस्ड है. और ये बात कौन से केस में कही गई थी, प्राइवेट इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट इन तीनों मैगजीन को डिस्कस किया गया था. अशोक कुमार वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी. अशोक कुमार वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी. एंड दिस इज 1998 सुप्रीम कोर्ट. इसके बाद बारी आ जाती है, वही क्वेश्चन आएगा प्री में कि क्या रेस जुडिकाटा डायरेक्टरी है कि मैंडेटरी है. क्या लगता है आप लोग को, जल्दी बताओ. मैंडेटरी, यस. तो आपको पेपर में याद रखना है प्री के लिए दोनों सब जुडिस भी जुडिकाटा भी दोनों मैंडेटरी हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपको एक चीज और याद रखनी है कि क्या रेस जुडिकाटा सिर्फ और सिर्फ सूट्स पे लगता है. डज इट अप्लाई ओनली टू सूट्स? द आंसर इज नो. ठीक है. इट अप्लाइज ऑन इश्यूज, सारे तरह के इश्यूज पे लगता है रेस जुडिकाटा. इसके लिए हमारे पास केस है, वी हैव कालीपदा वर्सेस देवी जापदा. कालीपदा वर्सेस देवी जापदा. दिस इज 1930 प्रिवी काउंसिल. इंपॉर्टेंट है ये. प्री में भी काम आएगा, आपके मेंस में भी काम आएगा. और अगर आपको लैंडमार्क जजमेंट कहीं पे ऐसे दिख जाए, लिस्ट आ जाए कि यार इसमें से कौन सी जजमेंट इज नॉट रिलेटेड टू या इज रिलेटेड टू रेस जुडिकाटा, तो लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पास रेस जुडिकाटा कि दरियाओ वर्सेस यूपी. दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. दिस इज 1962 सुप्रीम कोर्ट. इसमें बोला गया कि यार रेस जुडिकाटा जो है वो एक प्रिंसिपल नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी डॉक्ट्रीन की तरह काम करता है जो कंक्लूसिवनेस देता है एक जजमेंट को. और वर्ड द इशू को भी इलैबोरेट किया गया इसमें. और साथ में डेफिनेटली यू कैन रीड इट विद 300 सीआरपीसी which like enunciates the principle of article 20 clause 2 of article 20 clause 2 of constitution of India. अब सवाल आ जाता है, ये आपको प्री में मेंस में मुझे लगता है इतनी बार आ चुके हैं ऐसे के सवाल और ये आते ही जाते हैं. ठीक है. एप्लीकेबिलिटी सपोजिबली, क्या रेस जुडिकाटा रिट्स पे लगता है इज अ क्वेश्चन. डज रेस जुडिकाटा अप्लाई टू रिट्स? इसके लिए हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट है अमेलगमेटेड कोलफील्ड्स वर्सेस जनपद सभा 1964 सुप्रीम कोर्ट. लैंडमार्क है ये. और एक और इसका लैंडमार्क है रिट्स वाले का ही, दरियाओ अगेन, दरियाओ वर्सेस यूपी. ये दोनों लैंडमार्क्स हैं, इनको रीआइटरेट किया गया था
इन दोनों जजमेंट्स को रीआइटरेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन द केस ऑफ पी बंदोपाध्याय, पी बंदोपाध्याय पी बंदोपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा डायरेक्ट रिक्रूट क्लास 2 इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र 1990 सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों लैंडमार्क्स हैं, इनको रीइटरेट करा गया इन दोनों जजमेंट्स में, और बोला क्या गया कि यार देखो जनरली रिट्स के ऊपर रेस जुडिकाटा लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि यार रिट जो है ना वो भी इन लेमनी नहीं होनी चाहिए, वो इन डिटेल डिस्कस होकर उसका डिसीजन इन लेमनी नहीं होना चाहिए। इन लेमनी इज बेसिकली नॉट अ स्पीकिंग ऑर्डर, अगर वो स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है तो उस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, अगर वो स्पीकिंग ऑर्डर है रिट तो उस पर रेस जुडिकाटा लगेगा। बट इसकी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखनी है, जो पेपर में आएगी, वो है कौन सी रिट पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता, दैट रिट इज हेबियस कॉर्पस। और इसका हमारे पास दो लैंडमार्क जजमेंट्स है, इट इज गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा निरंजन वर्सेस स्टेट 1972 सुप्रीम कोर्ट। क्या किसका? मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है। निरंजन वर्सेस स्टेट 1972 सुप्रीम कोर्ट। व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन क्या है? हेबियस कॉर्पस है, कौन कौन से केस में बताई गई है, ये दोनों केस लॉज हैं। यहां तक बताओ क्लियर है सबको? एवरीवन प्लीज कंफर्म। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाता है, रेस जुडिकाटा क्या पीआईएल्स पे लगता है? क्या लगता है आप लोग को? अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली आप यू मस्ट नो दिस, रेस जुडिकाटा एंड पीआईएल। क्या रेस जुडिकाटा पीआईएल पे लगता है इज द क्वेश्चन। यस, सेटल्ड, बेसिकली सेटल्ड लॉ ये है कि अ बैलेंस्ड अप्रोच हैज टू बी टेकन। ठीक है, हम एक फिक्स यस कर रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी इट्स अ यस, बट the law that has been upheld is that a balanced approach needs to be taken when it comes to application of PIL, application of res judicata on PIL. We have two landmark judgments. Please write down. First is Forward Construction Company, Forward Construction Company versus Prabhat Mandal versus Prabhat Mandal. This is 1986 Supreme Court. Next we have rural litigation and entitlement. Rural litigation and entitlement, Kendra versus State of Uttar Pradesh. Versus State of UP, 1989 Supreme Court. तो आपको बेसिकली बैलेंस अप्रोच अगर है तभी पीएल पे लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी, आपको चेक करना पड़ेगा।
और अगर एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछली पीआईएल में डिसाइड नहीं किया गया, तो क्या फ्रेश पीआईएल पे रेजिड्यू डाटा लगता है? द आंसर इज नो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन था जो छोड़ ही दिया गया, या उसका फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला, या कोई कोलैटरल मैटर अब अराइज हो गया है पुरानी पीआईएल से निकलता हुआ कोलैटरल मैटर, तो क्या रेजिड्यू डाटा लगता है? द आंसर इज नो। फिर रेजिड्यू डाटा नहीं लगेगा। अब सवाल आता है कि क्या रेजिड्यू डाटा आर्बिट्रेशन पे लगता है? द आंसर इज यस, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भी लगता है। इसको लिख नोट कर लो। सॉरी, इसका केस है हमारे पास, आर्बिट्रेशन वाला केस है। हाई हॉस्पिटल ट्रस्ट, हाई हॉस्पिटल ट्रस्ट वर्सेस परविंदर सिंह 2002। 2002 दिल्ली। अब रेजिड्यू डाटा कब नहीं लगता? व्हेन रेजिड्यू डाटा डज नॉट अप्लाई। पहला, जब दूसरी कोर्ट जिसमें हम गए वो इनकॉम्पिटेंट निकली, दूसरी कोर्ट जिसमें हम गए वो इनकॉम्पिटेंट निकली। सेकंड, कब नहीं लगता? जब देयर वाज नॉन प्रोसिक्यूशन। तो बेसिकली जब मामला प्रोसिक्यूट ही नहीं हुआ, तब उस पर रेजिड्यू डाटा कैसे लगा देंगे? तो बेसिकली डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट पे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वी हैव, क्या एक्स पार्टी पे रेजिड्यू डाटा लगता है? एक्स पार्टी डिग्री पे, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या एक्स पार्टी पे रेजिड्यू डाटा लगता है? क्या लगता है गाइस? अच्छा देखो ना, एक चीज समझो, एक्स पार्टी दो तरीके से पास होता है। पहला एक्स पार्टी होता है, आप कोर्ट में गए, दूसरी पार्टी नहीं आई, ठीक है, और कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन पास कर दिया। ठीक है, आपको सुना है, आपको सुना और आपके फेवर में डिसीजन पास कर दिया। दूसरा, आप कोर्ट में गए, दूसरी पार्टी नहीं है, कोर्ट ने आपको भी नहीं सुना और डिसीजन पास कर दिया। इस केस में कोर्ट ने आपको सुना और फिर डिसीजन पास किया। ठीक है, दूसरी पार्टी के एब्सेंस में आपको सुना और फिर डिसीजन पास किया। ऐसे केसेस में एक्स पार्टी पे रेजिड्यू डाटा लग जाता है। लेकिन अगर कोर्ट ने आप सामने खड़े और आपको भी नहीं सुना, मियरली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी, तो ऐसे एक्स पार्टी डिग्री के ऊपर रेजिड्यू डाटा नहीं लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। इसको आप, इसका केस तो लिख लीजिए, पांडुरंग वाला, पांडुरंग मंडालिक वर्सेस शांता भाई घटगे। दिस इज 1989 सुप्रीम कोर्ट। और एक और चीज प्री के लिए आपको याद रखनी है, रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई ऑन कॉम्प्रोमाइज डिक्री। कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे नहीं लगता, ये भी याद रखना है। व्हाट इफ देयर इज अ फ्रॉड ऑन कोर्ट? क्या रेस जुडिकाटा लगेगा? अगर कोर्ट के ऊपर फ्रॉड हुआ है तो क्या रेस जुडिकाटा लगेगा? आंसर इज नो। इसको आप रेड विद कर लेना, सेक्शन 44 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ।
थिंक दैट्स आई हैव कवर्ड रेस जुडिकाटा के सारे प्री के क्वेश्चन जितने बनते हैं। एक दो जो उसके एक्सप्लेनेशन में से बनते हैं फटाफट वो भी देख लेते हैं। यहां तक बताओ क्लियर है क्या एवरीवन? प्लीज कंफर्म। ओके ओके परफेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है बात एक्सप्लेनेशंस की। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बात करती है फॉर्मर सूट की। फॉर्मर सूट होगा क्या? ठीक है, आप रेस जुडिकाटा के एसेंशियल्स एक बार फटाफट देख लेते हैं। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। ठीक है, एनी सूट और इशू है जो हमने अभी दरियाओं में देखा। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन कर दी गई है। नो सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू। तो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू। ठीक है, थर्ड has been directly and substantial issue in a former suit between the same parties। तो जो मैटर अब इशू में है डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली, वो पहले में भी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इशू में था इन द फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। पार्टी सेम होनी चाहिए और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेट इन द सेम टाइटल, तो सेम टाइटल। और इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। और प्रीवियस कोर्ट जो है वो भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और नई कोर्ट जो है वो भी दोनों कोर्ट्स की कॉम्पिटेंसी जरूरी है। एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। और जो ये मैटर है इट हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द पार्टीज। ठीक है, बाय द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट ने उस मैटर को सुना नहीं है, इन लेमिनी डिस्पोज कर दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए तभी उस पर रेस जुडिकाटा लगता है, अदरवाइज रेस जुडिकाटा नहीं लगता। इसको आप 7-11 के साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर 7 रूल 11। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन 1 पे आ गए। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट, बेसिकली फॉर्मर सूट क्या होती है जो पहले डिसाइड की जाएगी। इसको प्री के लिए मार्क कर लेना। That has been written which has been decided prior to the suit in question। यही प्री का क्वेश्चन है कि कौन सी फॉर्मर सूट है which has been, जो पहले फाइल की गई है, जो पहले डिसाइड करी गई है, जो पहले डिसाइड करी गई है। ये सवाल आता है प्री में कि what which suit has been decided prior is the former suit। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू एक्सप्लेनेशन 4। इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 की आप रीडिंग कर सकते हैं। 2 डील करता है कॉम्पिटेंसी से और एक्सप्लेनेशन 3 इट टॉक्स अबाउट द एक्सप्रेसिव रेस जुडिकाटा बेसिकली। एक्सप्लेनेशन 4 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करती है जो प्री में आता है कि एक्सप्लेनेशन 4 से क्वेश्चन आ जाता है विद रिगार्ड्स टू कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कि यार जो व्हाट ऑट जो कर सकते थे उस टाइम करना चाहिए था। ठीक है, एंड या आपको एक और चीज रखनी है, क्या क्या कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा रिट्स पे लगता है? आपको ये चीज याद रखनी है, यस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा रिट्स पे लगता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का। आप लोग लैंडमार्क जजमेंट लिख लो। इसको आर्टिफिशियल रेस जुडिकाटा भी बोला जाता है, अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो इट इज वन द सेम थिंग। वी हैव स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 वर्सेस नवाब हुसैन 1977 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम आ सकते हैं प्री में, और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? यस, प्री के लिए प्लीज मार्क करो कि रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई। रेस जुडिकाटा किस पे लगता है? अच्छा क्वेश्चन आएगा, रेस जुडिकाटा किस पे लगता है? कौन से? इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ या मिक्स्ड? किस पे लगता है? ये सब पे लगता है, बताओ। आप बताओगे? बाकी सब
What do you think? Aryan, Devanshi, Kanika, Kirti, Mridula, Nazuk and Shubh. On. Please याद रखना, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेसिड्यू डिकाटा नहीं लगेगा, प्री का क्वेश्चन है. प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रेसिड्यू डिकाटा नहीं लगता है. रेसिड्यू डिकाटा इज एप्लीकेबल इन प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट. नेक्स्ट, क्या प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट पे रेसिड्यू डिकाटा लगता है? क्या प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट पे रेसिड्यू डिकाटा लगता है? प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट एक ऐसी पार्टी तो बनी, बट अगेंस्ट होम नो रिलीफ इज क्लेम्ड. उसको ऐसे बनाया पार्टी जस्ट टू बी इन द केस. जिसके अगेंस्ट नो रिलीफ इज क्लेम्ड इज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट. ठीक है, क्या उसके अगेंस्ट रेसिड्यू डिकाटा लगता है? इज अ क्वेश्चन. व्हाट डू यू गाइस थिंक? इसका केस लिखिए, मुन्नी बाई वर्सेस त्रिलोकीनाथ. जनरल आंसर क्या लगता है आप लोगों को? नो. द आंसर इज नो ओनली. ठीक है, एक्सेप्शनली यस. अब बहुत कम केसेस में एक्सेप्शंस में यस. और अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट का आप जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सूट का मेंशन कहा गया है, ऑर्डर नंबर 6 में मेंशन किया गया. आप इसको एक बार रीड कर लेना प्लीज. ऑर्डर 4 एक्सप्लेनेशन 4, एक्सप्लेनेशन 6 को एक बार अच्छे से रीड कर लेना. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन 6 की सारी कंडीशंस एक्सप्लेन करी गई थी इन द केस ऑफ दिवाकर श्रीवास्तव. सुप्रीम कोर्ट ने दिवाकर श्रीवास्तव के केस में एक्सप्लेनेशन 6 की सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन करा था. वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1984 वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1984 सुप्रीम कोर्ट. रिप्रेजेंटेटिव सूट और एक्सप्लेनेशन 6 ऑफ दिस सेक्शन नंबर 11. एक आपको अगर क्वेश्चन आ जाए, क्या ये एक्सप्लेनेशन 6 जो है, इज इट ओनली कन्फाइंड टू ऑर्डर 1 रूल 8? रिप्रेजेंटेटिव सूट वाला जो ऑर्डर है, क्या ये सिर्फ उस पर कन्फाइंड है? द आंसर इज नो. जो एक्सप्लेनेशन 6 है, इट इज नॉट कन्फाइंड टू ऑर्डर 1 रूल 8 एंड उसका एम्बिट बड़ा है. इट कवर्स विद इन इट्स एम्बिट्स रिट्स, पीआईएल्स एटसेट्रा. एक और मैंने मार्क करा था स्पेशली फॉर यू गाइस. लेट मी जस्ट फाइंड इट. नहीं, मुझे मिल नहीं रहा है. मार्क समथिंग, हो सकता है मैं करा ही दिया हो. एज मुझे मिलेगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं बता दूंगी. ओके, तो सेक्शन नंबर 12 आ जाता है, बार्स टू अ सूट. दिस इज द लास्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, बार्स टू अ सूट. बार्स टू सूट ना देखो, यहां पे दिया गया है सेक्शन नंबर 12. जब हम उसका बैल लैंग्वेज देखते हैं, सेक्शन नंबर 12 के बैल लैंग्वेज में बोलती है वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स. रूल्स कौन से? जो 2 क्लॉज 18 में दिए गए हैं. फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the code applies. तो बेसिकली आपको एक बार एक चीज के लिए मना कर दिया गया, आप दोबारा उसके अगेंस्ट आप दोबारा मतलब आपका एक बार सूट एंटरटेन कर लिया गया, अब दोबारा कोर्ट में नहीं आ सकते हो. ठीक है, इसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स है. वो रूल्स कौन से हैं? सबसे पहला तो हमारे को जो रटा होता है वो दैट इज ऑर्डर 2 रूल 2.
ऑर्डर टू रूल 2। सेकंड है हमारे पास ऑर्डर 9 रूल 9। थर्ड है हमारे पास ऑर्डर 11 रूल 21। फोर्थ है हमारे पास ऑर्डर 22 रूल 9। फिफ्थ है हमारे पास ऑर्डर 23 रूल 1 का 1। देन वी हैव ऑर्डर 23 रूल 1 का 3। देन वी हैव ऑर्डर 23 रूल 3A। ये सारे रूल्स हैं व्हेन इट कम्स टू बार्स, जो लगाते हैं मेरे पे फर्दर सूट का बार। ठीक है कि आप कोर्ट में दोबारा नहीं जाओगे, एक बार योर मैटर हैज बीन डिसाइडेड। और कौन कौन से सेक्शंस हैं जो ये बार लगाते हैं, ये तो हो गए ना रूल्स। कुछ सेक्शंस भी हैं क्या जो ये बार लगाते हैं? हाँ जी, सबसे पहला देखो सेक्शन नंबर 21A, जो टेरिटोरियल और पेक्यूनियर जुरिडिक्शन को लेके बार लगाता है। देन वी हैव 47 क्लॉज 1। देन वी हैव सेक्शन नंबर 66। Then we have section number 144 clause 2, and then we have section number 95 clause 2। ये सारे सेक्शंस भी बार्स की बात करते हैं, बार्स टू फर्दर सूट की। सेक्शन 66 जो है वह डिलीट हो चुका है, बट करता था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, ये आपको चार्ट्स बन गए हैं आपके पास। आपको इन चार्ट्स को ही अब रीड करना है और मेमोराइज करना है। मेमोराइज क्या ही मतलब, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वो याद हो जाएंगे खुद ही। तो बता दो, यहां तक क्लियर है? सेक्शन 12 तक क्लियर है? यहां से कल हम पेस पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि प्री के हिसाब से ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमने कर लिया है। प्री में सबसे ज्यादा मेजोरिटी क्वेश्चन जहां से आता है वो हमने कर लिया है। आप लोग देखते होंगे कि पहला पोर्शन जो है 1 से 25 तक का, उसमें से कुछ 25 में से कल प्रोविजंस हो जाएंगे वो तो, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा है? प्री के हिसाब से एक्चुअली क्रैश कोर्स में ऐसे ही करवाया जा सकता है। आई डिड डिस्कस इट विद सीनियर टीचर्स कि खत्म ही नहीं होगी सीपीसी वरना, अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स में ना बताऊंगी, या आपको सिर्फ टेबल्स ना बनवाऊंगी, या सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बताऊंगी। अब ये भी रेजिड्यू डाटा इतना लंबा टॉपिक है कि रेगुलर क्लासेस में तो 8-8 9 दिन खा जाता है एक ही टॉपिक, 2-2 हफ्ते भी लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आई कुड नॉट डू दैट ऑब्वियसली, सो आई हैड टू फिनिश 9 10 11 टुडे, 10 11 12 टुडे। ठीक है, कल हम 13 से लेके 25 प्लस वी माइट स्टार्ट विद ऑर्डर 1 एंड 2। ठीक है, और कल मैं क्लास लूंगी। एक्चुअली आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। द प्रॉब्लम हियर इज